गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। हमारा 5th चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है इसके अंदर है सरफेस कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सरफेस फिनोमिना के बारे में। किसके बारे में? सरफेस फिनोमिना के बारे में। ओके, जैसे मान लीजिए एक सॉलिड है, इसके सरफेस पे आकर अगर मैंने कोई गैस इसके सरफेस पे लेके आया हूं या फिर इसके सरफेस पे मैंने पेंट कर दिया, कोई लिक्विड लेके आया हूं, वो जो फिनोमिनाज है उनको हमने डिस्कस करना है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द branch of chemistry which deals with study of phenomena occurring at सरफेस, और या तो सरफेस पे होगा या फिर जैसे टू बल्क होंगे, मान लो दोनों लिक्विड हो, तो दोनों लिक्विड अगर इमिसिबल है, क्या बोला मैंने? इमिसिबल, जो आपस में एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व ना हो, उनके सरफेस पे, उनका इंटरफेस बीच का, उनके बीच की बाउंड्री, उस पे भी ये फिनोमिना हो सकता है। और इंटरफेस ऑफ टू बल्क मटेरियल, बल्क का मतलब होता है अंदर उसके टू लिक्विड्स हैं, टू लिक्विड्स, एक की डेंसिटी कम वो ऊपर होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे होगा, एक उनके बीच जहां पे वो सेपरेट होंगे, जहां पे वो सेपरेट होंगे उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। उस पे भी ये फिनोमिना होता है, उसको हम क्या कहेंगे? सरफेस केमिस्ट्री। ओके, तो जितने भी फिनोमिना सरफेस पे होते हैं या फिर इंटरफेस ऑफ टू बल्क मटेरियल, उस ब्रांच की, मतलब उसकी स्टडी जो ब्रांच हमें करवाएगी उसको हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अब इसमें फर्स्ट डेफिनेशन बनेगी एडजॉर्प्शन की। किसकी डेफिनेशन है? एडजॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन से डिफरेंट है भाई, यहां डी है, वहां बी आता है, डिफरेंट है। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। ये क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। इट इज a surface phenomena in which molecules of liquids or gases are attracted and retained, अट्रैक्ट भी होंगे और रहेंगे भी वहां पे, एंड रिटेन एट द सरफेस ऑफ some substances, so that the concentration at the surface increases। सरफेस पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज, क्योंकि सरफेस में मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं और रिटेन भी होते हैं। किसके ऊपर? सम सब्सटेंसेस, वो सॉलिड हो सकते हैं, उनके सरफेस पे आके लिक्विड रुक सकते हैं, गैसेस हो सकती है, सो दैट कंसंट्रेशन एट द सरफेस इंक्रीजेस। सरफेस पे क्योंकि मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, लिक्विड के हो सकते हैं, गैस के हो सकते हैं, तो सरफेस पे कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज हो जाती है एडजॉर्प्शन के अंदर। ओके, अब डेफिनेशन देखिए, जैसे हमने सॉल्यूशन में 2 डेफिनेशन करी थी,
सॉल्यूट की एंड सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट क्या था? जो लार्ज एक्सेस में होता है, ओके, एक्सेस में होता है सॉल्यूट, जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है। और सॉल्यूशन कंबाइन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या था? जिसके अंदर है टू कंपोनेंट ऑफ वन सॉल्यूट वन सॉल्वेंट। वैसे ही इनके अंदर डेफिनेशन है किस किस की? एडसोर्बेट की। एडसोर्बेट, एडसोर्बेट क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसने एडसोर्ब होना है, समझे? मतलब ये लिक्विड गैसेस, ये क्या है? एडसोर्बेट। द सब्सटेंसेस which are adsorbed on the surface of a material are called adsorbate। इकट्ठा एग्जांपल कर लेंगे एडसोर्बेट का और एडसोर्बेंट का। नेक्स्ट, एडसोर्बेंट। एडसोर्बेंट क्या होते हैं? ये मटेरियल जिसके सरफेस पे आना है सब्सटेंसेस को, द मटेरियल at which the adsorbent gets adsorbed is called adsorbent। उसको हम बोलते हैं एडसोर्बेंट। तो जिसने एडसोर्ब होना है वो है एडसोर्बेट, और जिसके सरफेस पे होना है एडसोर्बेंट। एडसॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। मान लीजिए आपने क्या किया, कॉटन ली इतनी सारी और उसको पानी में डुबो दिया, तो वाटर जो है वो क्या होगा? उस कॉटन के अंदर चला जाएगा। क्या हुआ वहां पे? एब्जॉर्प्शन हुआ। क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन। लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जिनमें मान लीजिए मॉइस्चर पड़ा, जैसे इसका एग्जांपल करते हैं, अपन एग्जांपल करें। आपने देखा होगा जो भी आप नए बर्तन खरीदते हो या वाटर कैन खरीदते हो या फिर थर्मोस खरीदते हो, उनके अंदर क्या होता है? छोटा सा पैकेट होता है, छोटा सा पैकेट होता है, वो होती है सिलिका जेल। क्या होती है? सिलिका जेल। और उसको क्यों रखा जाता है? ताकि जो उस बर्तन के अंदर, उस टिफिन के अंदर या उस थर्मोस के अंदर या वाटर कैन के अंदर जो मॉइस्चर है वो एडसोर्ब हो जाए। क्या हो जाए? एडसोर्ब हो जाए उस सिलिका जेल के सरफेस पे, और वो क्या रहे अंदर से मॉइस्चर फ्री। मॉइस्चर नहीं होगा, बंद है, तो उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। क्लियर है? और काफी लंबे टाइम तक वो सेफ भी रहेगा। तो फॉर एग्जांपल, इफ सिलिका जेल इज प्लेस्ड इन ए vessel, then it adsorb the moisture present in that vessel। उस वेसल में, उस बर्तन में जो मॉइस्चर होगा उसको सिलिका जेल क्या कर लेती है? एडसॉर्ब कर लेती है। तो यहां पे सिलिका जेल ने किसका काम किया है बताओ मुझे? सिलिका जेल ने एडसोर्बेंट का, क्योंकि मॉइस्चर इसके सरफेस पे आएगा। एडसोर्बेंट। और मॉइस्चर या वाटर ने क्या काम किया है? एडसोर्बेंट का, सॉरी एडसोर्बेट का। वाटर क्या है यहां पे? एडसोर्बेट। और सिलिका जेल क्या है? एडसोर्बेंट है। ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट देखिए डी ऑप्शन। ये क्या है? इट इज द रिवर्स ऑफ एडसॉर्प्शन।
एडजॉर्प्शन का बिल्कुल रिवर्स है। एडजॉर्प्शन में क्या था, एडजॉर्बेंट आया एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, और यहां क्या होगा, रिमूवल, दैट इज रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के सरफेस से रिमूव हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। कैसे हो सकता है रिमूव, मान लीजिए सॉलिड के सरफेस पे गैस आई हुई है, ठीक है, गैस का एडजॉर्प्शन हुआ है, कोई गैस की एक लेयर है यहां पे इसके सरफेस पे, आप उसको रिमूव करना चाहते हो, क्या कर दो, प्रेशर लो कर दो, क्योंकि गैस को इकट्ठा करके एक सरफेस पे लाना मतलब आपने प्रेशर हाई कर रखा था, अब उसको लो कर दोगे गैस उड़ जाएगी, ठीक है, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। दूसरा मेथड, आप टेम्परेचर हाई कर दो, टेम्परेचर हाई होने से गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वहां से रिलीज हो जाएंगे। तो डिसॉर्प्शन कैसे किया जा सकता है, इट इज डन बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, डिसॉर्प्शन हो जाएगा, जो सब्सटेंस सरफेस पे पड़े थे वो वहां से रिमूव हो जाएंगे, इनवर्स या रिवर्स हो जाएगा किसका, एडजॉर्प्शन का। एक और डेफिनेशन है ऑक्लूजन, ऑक्लूजन है ये भी एडजॉर्प्शन, बट ये एक स्पेशल केस है, जब आपको एडजॉर्बेंट क्या लेना है, मेटल, एडजॉर्बेट क्या लेना है, गैसेस। इफ adsorbate is a gas and adsorbent is a metal, that is adsorption of gas on surface of metal is called occlusion। ये एक स्पेशल केस है भाई, जब सरफेस किसका हो, मेटल का, और उसके सरफेस पे आए कौन है, गैसेस। इसका एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कर चुके हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें क्या होता था, सरफेस पे कौन कौन आता है, O2, CO2 एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से तो ऑक्लूजन नहीं बोलेंगे, ओके, एग्जांपल लिख लेना। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर क्या होता है, एडजॉर्प्शन ऑफ O2 एंड CO2, हालांकि वो बाद में मॉइस्चर के साथ मिलके कंपाउंड्स बना लेते हैं, और फाइनली रस्ट आयरन जो होता है उसका फॉर्मूला Fe2O3.XH2O या 2H2O लिख देते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एविडेंसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन हो रहा है उसके रियल लाइफ में कोई सबूत पेश करो, एविडेंसेस दो। तो फर्स्ट देखिए, व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर, रॉ शुगर मतलब गन्ने के जूस को बॉयल करके जो डायरेक्ट बनाई जाती है, जिसका कलर होता है येलो ब्राउन सा, इस शेकन में दी एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल, एनिमल की हड्डियां हो सकती है, कुछ उसका मांस हो सकता है जिसके अंदर कार्बन हो, एंड देन फिल्टर्ड, मतलब एनिमल चारकोल डाली जाती है रॉ शुगर के अंदर, ठीक है। तो जो एनिमल चारकोल है वो इसका जो रॉ शुगर का कलर है उसको क्या कर लेगी, एडजॉर्ब कर लेती है अपने सरफेस पे एनिमल चारकोल, और जो फिल्टर मिलता है, हमें फिल्ट्रेट मिलता है, वो बिल्कुल क्या मिलता है, कलरलेस, कलरलेस मतलब बिल्कुल व्हाइट मिलेगा। तो जो फाइनली क्रिस्टल बनेंगे जब उसके शुगर के, वो हमें किस टाइप के मिलेंगे, व्हाइट क्रिस्टल। और ये क्यों हुआ है, ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ कलरिंग सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल चारकोल। तो चीनी जब भी बनती है उसमें यूज क्या होता है, एनिमल चारकोल, क्लियर है, याद रखना। तो आज से गुड़ खाना है, चीनी नहीं खानी है आपने। आगे है, इफ सिलिका जेल इज प्लेस्ड, ये एग्जांपल पहले भी आ चुका है,
कि कोई भी क्लोज्ड वेसल है, बर्तन है, उसके अंदर सिलिका जेल की एक पुड़िया सी मिलेगी आपको, ठीक है, और वो खाने के लिए नहीं होती है सिलिका जेल की। उसको वो क्या करती है, उस बर्तन के अंदर जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है अपने सरफेस पे, समझे, अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेती है मॉइस्चर को। आगे थर्ड एप्लीकेशन है, अगर हम कोई एनिमल चारकोल किसी एक ऑर्गेनिक डाई के अंदर, किसके अंदर है, ऑर्गेनिक डाई, जो हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं, मिथाइलिन ब्लू कलर की है, उसमें डाल दें तो उसका जो डीप ब्लू कलर है थोड़ी देर बाद फेंट होना शुरू हो जाएगा, इंटेंसिटी उसकी कम होने लग जाएगी कलर की, मतलब कलर फीका पड़ने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ डाई के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसने एब्जॉर्ब कर लिए अपने सरफेस पे, जो हमने एनिमल चारकोल ऐड करी थी। तो ये 3 एविडेंसेस हैं जो डेली लाइफ के अंदर आप देख सकते हो कि एब्जॉर्प्शन नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। और आपने क्रिकेट में टेस्ट मैच देखे होंगे, ठीक है, टेस्ट मैच देखते होंगे। जनरली क्या करते हैं, कुछ क्रिकेटर्स क्या करते हैं, अपने फेस पे व्हाइट एक क्रीम सी लगा लेते हैं, एक व्हाइट सी क्रीम लगा लेते हैं, और अपने लिप्स पे भी लगा लेते हैं व्हाइट सी क्रीम। वो क्या करती है, वो क्यों लगाते हैं, उससे वो सुंदर नहीं लगते, वो क्यों लगाते हैं, ताकि जो मॉइस्चर है एयर के अंदर, वो क्रीम क्या करती है, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है उस सरफेस पे, और उनको अपने चेहरे पे क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है, क्योंकि चेहरे के अराउंड मॉइस्चर रहेगा, फेस के अराउंड मॉइस्चर रहेगा, तो क्या होगा, उनको ठंडक महसूस होगी, और वो गर्मी के दिनों में भी टेस्ट मैच इजिली खेल लेंगे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक अपना मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। ये एडसॉर्प्शन होता कैसे है, मैकेनिज्म हमें क्या बताता है, पाथ, कैसे होता है एडसॉर्प्शन। देखिए इसके लिए पहले मैं लिक्विड्स का एग्जांपल ले लेता हूं। ये मान लीजिए एक सरफेस है उस लिक्विड का, अब जो मॉलिक्यूल बल्क में होगा, मान लीजिए यहां एक मॉलिक्यूल पड़ा है, वो सराउंड, उसके ऊपर फोर्सेस लगेगी हर एक डायरेक्शन से, ऑल डायरेक्शन से इक्वली फोर्सेस लगेगी उस पे, ठीक है। अगर ये सोल्यूट का पार्टिकल है तो सॉल्वेंट उस पे इक्वली फोर्सेस लगाएंगे हर एक डायरेक्शन से। लेकिन अगर कोई सरफेस पे पड़ा है यहां पे, तो उस पे क्या लगता है, नेट इनवर्ड पुल लगता है, उसको लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, नीचे की तरफ खींचते हैं, और कुछ वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे। लेकिन वेपर्स की जो फोर्स है, जिस फोर्स से वेपर्स इस मॉलिक्यूल को खींचेंगे, बहुत ही वीक है। इसका मतलब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल पड़ा है उस पे क्या लग रहा है, नेट इनवर्ड पुल। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के सरफेस पे कोई सब्सटेंस आ रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स को नेट अंदर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको खींच के नीचे ले आएंगे, समझ आ रहा है, रहेगा वो सरफेस पे, बट एक फोर्स होगी नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो उसको खींच के रखेगी, मतलब ऊपर नहीं जाने देगी जल्दी से, ओके। हालांकि ऊपर वेपर्स है ना, ऊपर वेपर्स है, गैस है, कुछ मॉलिक्यूल्स गैस के इसको खींचेंगे, बट उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक होती है, समझे। तो इस वजह से एडसॉर्प्शन होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कहां पे रह गया, सरफेस पे, और मॉलिक्यूल्स का सरफेस पे, किसी सब्सटेंस के सरफेस पे आना, उसी को अपन क्या कहते हैं, एडसॉर्प्शन। तो ये तो लिक्विड्स का फिनोमिना है। अब अपन देख लेते हैं सॉलिड के लिए। सॉलिड के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं ट्रांजिशन मेटल का। ट्रांजिशन मेटल में आप एग्जांपल ले लेते हैं निकेल का। निकेल का जो क्रिस्टल है, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे इनके, कुछ इस टाइप के। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं क्या करता हूं, इसको तोड़ देता हूं, अगर क्या कर रहा हूं मैं, इसको फाइनली डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फाइनली डिवाइडेड निकेल क्रिस्टल। निकेल कैटालिस्ट की फॉर्म में काम होता है, कैसे काम करता है, फाइनली डिवाइडेड निकेल लिखा जाता है।
क्या मतलब है उसका? रेने निकल भी लिखा जाता है, रेने निकल। उसका मतलब यही है कि निकल को डिवाइड कर रखा है कैसे, ध्यान दीजिए। अब कितनी वैलेंसी है, कितनी वैलेंसी पे आके कोई भी सॉलिड इनके ऊपर टिक सकता है, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस के मॉलिक्यूल टिक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? ये वैलेंसीज हैं जिन पे आके कोई ना कोई मॉलिक्यूल सॉलिड के, गैस के, लिक्विड के आके लग सकते हैं। मतलब क्या हो सकता है उनका? एडसॉर्प्शन। अगर हम क्या करें, इनको फाइनली डिवाइड कर दें, मतलब तोड़ दें निकल को, 2 तो इधर रह जाएं और बाकी इधर आ जाएं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। साइट बढ़ गई। क्या बढ़ गई? नंबर ऑफ साइट, नंबर ऑफ साइट इंक्रीज होगी। किसके लिए? एडसॉर्प्शन के लिए। तो इसका मतलब अगर आप सरफेस, इससे क्या हुआ है? सरफेस एरिया क्या हुआ है? इंक्रीज। अगर आप क्या करते हो, एडसॉर्बेंट को छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में या फिर पाउडर की फॉर्म में लेके चलते हो, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और उतना ही ज्यादा एडसॉर्प्शन होता है। रीजन क्या है? बिकॉज नंबर ऑफ साइट्स on which adsorption has to be occur increases। जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन होना है वो नंबर ऑफ साइट इंक्रीज हो जाती है निकल को फाइनली डिवाइड करने से। इसका मतलब अगर हम पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, छोटे छोटे पीसीस के फॉर्म में ले रहे हैं, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है और एडसॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ये था मैकेनिज्म एडसॉर्प्शन का। लिक्विड में नेट इनवर्ड पुल लगता है जो सरफेस पे है, इसीलिए सरफेस पे मॉलिक्यूल टिके रहते हैं। और सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल होती हैं किनके लिए? एडसॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के लिए, इसीलिए एडसॉर्प्शन। मैकेनिज्म के बाद देखिए, एडसॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसको कैसे प्रूव करें। तो किसी भी प्रोसेस के लिए देखिए, ए प्रोसेस follows a thermodynamic equation किस इक्वेशन को फॉलो करता है? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा X। अब सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। वो प्रोसेस जिसके अंदर हीट और एनर्जी इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, बाहर निकलती है। समझ आ रहा है? जिसमें हीट या एनर्जी इवॉल्व हो, रिलीज हो, बाहर निकले, उसको हम कह देते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है क्विक लाइन, कली व्हाइट, उसको जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो जिस वेसल के अंदर डिसॉल्व करते हैं वो गर्म हो जाता है, धुआं सा भी निकलता है, मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ध्यान दीजिए, एडसॉर्प्शन के लिए यहां पे पहली बात तो बताओ ये क्या क्या है। वेयर डेल्टा जी क्या है? फ्री एनर्जी चेंज, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी कह सकते हो, फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा एच हीट चेंज या फिर एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। टी टेम्परेचर लिख लो सिंपल, टेम्परेचर। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज। अब ये एडसॉर्प्शन हो रहा है अगर, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। नाउ for a spontaneous process, ये आपने +1 में पढ़ा है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी थर्मोडायनेमिक्स में। डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अब डेल्टा जी क्या होना चाहिए?
नेगेटिव होना चाहिए। इसको इक्वेशन 1 कह देना। एडजॉर्प्शन क्या होता है? डेल्टा एस से एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी क्या होती है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अलग से लिख लेना। एंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। मतलब जो मॉलिक्यूल जितने ज्यादा रैंडम होंगे, रैंडम मतलब कोई डायरेक्शन ना हो, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहे, तो रैंडमनेस ज्यादा तो एंट्रोपी भी ज्यादा। अब देखिए, इस सॉलिड के सरफेस पे मुझे गैस एडसॉर्ब करवानी है, गैस की एक लेयर बनवानी है। जब तक तो वो गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली घूम रहे हैं, दूर दूर घूम रहे हैं, उनकी रैंडमनेस क्या है? ज्यादा। जैसे ही मैं उनको हाई प्रेशर अप्लाई करके इसके ऊपर एक लेयर की फॉर्म में ले आऊंगा, तो उनका रैंडमनेस क्या होगी? डिक्रीज। रैंडमनेस क्या होती है? फ्रीली घूमना। जब मैं इस सरफेस के ऊपर ले आऊंगा उनकी लेयर, तो क्या होगा? उनकी रैंडमनेस डिक्रीज हो जाएगी। अब रैंडमनेस पहले ज्यादा थी, एडसॉर्प्शन की वजह से डिक्रीज हुई है, तो मैं क्या कहूंगा? डेल्टा चेंज क्या है? वो पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव है। तो एडसॉर्प्शन के लिए, फॉर एडसॉर्प्शन डेल्टा एस इज ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर होंगे, रैंडम होंगे, उनको एक सरफेस पे एब्जॉर्ब करवा देंगे तो उनकी रैंडमनेस कम हो जाएगी। ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं तो चेंज क्या आता है? नेगेटिव। ठीक है, आप ध्यान दीजिए जरा। मुझे इस इक्वेशन में, ध्यान दीजिए, मुझे इस इक्वेशन में डेल्टा जी क्या चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है? नेगेटिव। मुझे ये चाहिए नेगेटिव। ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव है पॉजिटिव। ओवरऑल वैल्यू अब किसके ऊपर, किसके कंधों में जिम्मेवारी आ गई नेगेटिव बनाने की? डेल्टा एच की। समझ आ रहा है कुछ? ये नेगेटिव चाहिए, ये एडसॉर्प्शन के लिए होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव है पॉजिटिव। अब अगर डेल्टा एच भी पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, एडसॉर्प्शन होगा ही नहीं। समझे? तो अब सारी जिम्मेवारी किस पे आई है? डेल्टा एच पे। मतलब ये तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इससे ग्रेटर भी होगा, क्या बोला मैंने? इससे ग्रेटर भी होगा और नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। अगर इससे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं -100, माइनस ये माइनस टी डेल्टा एस, टी की वैल्यू यहां पे मान लीजिए 20, डेल्टा एस की वैल्यू आ जाए मेरे पास -4, तो ध्यान दीजिए क्या बना? -100 माइनस माइनस प्लस 80। इस सारे से ये 100 बड़ा है और माइनस भी है, तभी ओवरऑल क्या आएगा? -20, डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। अब ध्यान दीजिए जरा। सो फॉर स्पॉन्टेनियस या फॉर क्राइटेरिया ऑफ spontaneity from equation 1, it is clear that delta H should be negative, नेगेटिव भी होना चाहिए, एंड ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। ऐसा ना हो कि नेगेटिव हो, मान लो -60 है और ये -80 है, माइनस माइनस प्लस और प्लस का 20 आ जाए तो बिल्कुल फायदा ही नहीं। बड़ा भी होना चाहिए उससे और नेगेटिव भी होना चाहिए। अब डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज। हीट चेंज नेगेटिव आ जाए तो प्रोसेस होता ही एक्सोथर्मिक है। क्लियर है? तो लिख लीजिए ये 10, या सीधा लिख लेते हैं एज for an exothermic process delta H is negative, thus
एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि डेल्टा एच क्या आया? नेगेटिव इसके लिए। अब इसी में डेफिनेशन देख लीजिए, एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या थी? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। जैसे ही एड्सॉर्प्शन स्टार्ट होता है डेल्टा एच लगातार डिक्रीज होता जाता है और टी डेल्टा एस लगातार इंक्रीज होता जाता है कंटिन्यूसली। एज एड्सॉर्प्शन स्टार्ट्स comma delta H keeps on decreasing and T delta S keeps on increasing. A stage at which delta H becomes equal to T delta S, that is delta G is equal to 0। ये इक्वल हो गया दोनों, तो ये 0 आएगा। कॉमा is called adsorption equilibrium। means adsorption equilibrium, no more adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent। जहां पे रेट ऑफ एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन इक्वल हो जाएंगे, क्या लिखेंगे हम? दैट इज रेट ऑफ एडसॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बिकम्स इक्वल। उस पॉइंट को हम कह देते हैं एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना है। नया यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से इनको रीड करिए, साथ के साथ ही रीड करते जाइए। धन्यवाद।